और चलते हैं दिल्ली राजघाट, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हुए हैं बापू को श्रद्धांजलि देते हुए। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर सीधी तस्वीर बापू को श्रद्धांजलि देते हुए। क्यों है? अभी अभी तो बैठ रही है यहाँ पे। अरे बैठे हाँ ये बैठे हैं अभी तो ये तो और एक बारी फिर होना ना। क्या होगा बिगड़ बजेगा नहीं होते। हाँ मोदी की बड़ी है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं राजघाट की है, जहां पर आपने देखा कि थोड़ी देर पहले मौन अवस्था धारण कर उन्हें बापूजी को याद किया, उन्हें नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस मौके पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद हैं, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं साथ में, और इसके अलावा तमाम दीगर नेता भी मौजूद हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं पीसीसी की है, जहां पर बापू को श्रद्धांजलि देते हुए तमाम नेता नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता भी। कुछ देर पहले की ये तस्वीर है जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए तमाम कार्यकर्ता, और ये तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कुछ देर पहले की है, जहां पर सीएम अशोक गहलोत ने बापू को उनकी प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश भर में आज महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं। बापू अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे, उन्होंने बड़े संदेश दिए, उनसे प्रभावित न सिर्फ देश के तमाम लोग हैं बल्कि विदेशों में भी उनके चाहने वाले हैं। बापू की हस्ती को आप इसी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति ओबामा भी उनके बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। और अब बात करते हैं राहत फतेह अली खान की। उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पाकिस्तान गायक को ईडी ने नोटिस भेजा है। 2 दिनों पहले ईडी ने उनको नोटिस भेजकर कारण बताओ नोटिस
दिया है। फेमा कानून के तहत उल्लंघन पाया गया था और जिसकी वजह से उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। जिस रूप में लिया जाता है वो हमारे लिए गर्व की बात है। वो हमारे बीच नहीं रहे, उनकी यादें, उनका संदेश आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। जिस व्यक्ति ने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह का संदेश देकर के इस मुल्क को आज़ाद करवा दिया, उनको आज हम ये सब याद करते हैं और ये संकल्प करते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ भी उनकी तरह उनके रास्ते पे चले, जिससे कि पूरे देश में, दुनिया में शांति, सद्भाव, भाईचारा कायम रहे। अहिंसा परमो धर्म की जो बात की जाती है, उसी रूप में अहिंसा को स्वीकार करे हर व्यक्ति, हर इंसान, तब जाकर के जो ये हिंसा का माहौल बनता है, कई मुल्कों में बनता है, कई जातियों में बनता है, कई धर्मों में बनता है, वो सब रुके। ये महात्मा गांधी के संदेश था। सर, राहुल गांधी ने जो न्यूनतम आमदनी की बात कही है, वो मैंने कल कहा है कि वो बहुत बड़ी घोषणा है। वो बहुत बड़ी घोषणा है और जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया, मेरे पास ही प्रस्ताव आने लग गए कई कंपनियों के। इसके मायने हैं कि कई लोग ऐसे हैं देश के अंदर, दुनिया में, जो ये सोच रखते हैं कि राहुल गांधी ने अपने दिल की बात जुबान पे लाए हैं, उस पर कैसे कार्रवाई हो सकती है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। उस पर मैं चाहूँगा कि राजस्थान गवर्नमेंट तो उस पर एग्जामिन करेगी, पर मैं चाहूँगा कि तमाम राज्य सरकारें भी, चाहे किसी पार्टी की हो, उन सबको और केंद्र को भी राहुल गांधी जी के जो बात है, जो भावना है, मिनिमम इनकम सबकी हो, ये गारंटी सरकार दे, तो मैं समझता हूँ कि क्रांति हो जाएगी। कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, भूखा नहीं रहेगा। मिनिमम आमदनी होगी तो इंसान अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर पाएगा। और ये संभव है। जब आरटीआई आया था, वहाँ नरेगा आया था, आरटीई आया था, फूड सिक्योरिटी आया था, तब भी लोग कहते थे कि संभव नहीं है, और यूपीए गवर्नमेंट ने संभव करके दिखाया। आज जो राहुल गांधी ने कहा है कि मिनिमम इनकम सबकी होनी चाहिए, किसी न किसी रूप में। आज दुनिया के कई मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी के आधार पर हर बेरोजगार को, हर बुजुर्गों को, वृद्धों को वीकली पेंशन मिलती है, वजीफा मिलता है। उसी ढंग से क्यों नहीं हमारे मुल्क में भी हर इंसान को जीने का हक है, वो उसको मिलना ही चाहिए, तब गुड गवर्नेंस मानी जाएगी। केंद्र सरकार पे भी दबाव बन गया है। बीजेपी कह रही है कि हम लागू करने वाले थे बजट में, लेकिन उससे पहले घोषणा। अब ये तो बीजेपी के, आप जानते हो, उनकी फितरत के अंदर ही बातें हैं, वो क्या कुछ भी कह सकते हैं। उनकी बातों को हम ज्यादा गंभीरता से लेते नहीं हैं। तो आप सीएम अशोक गहलोत को सुन रहे थे। थोड़ी देर पहले वो बापू को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने महात्मा गांधी से तमाम की तो उन्हें याद किया और साथ में राहुल गांधी की मिनिमम आय गारंटी का भी जिक्र किया और बताया कि इससे किस तरह से एक गरीब इंसान को भी मिनिमम आय मिल सकती है। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज गुजरात के सूरत और दांडी का वो दौरा करेंगे, जहां वो सूरत हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन के विस्तार परियोजना और एक अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। साथ ही न्यू इंडिया यूथ कॉन्क्लेव में युवाओं के साथ बातचीत करेंगे। सूरत के बाद पीएम मोदी दांडी जाएंगे, जहां पर पीएम मोदी यहां बापू की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस स्मारक में महात्मा गांधी और ऐतिहासिक दांडी नमक यात्रा के दौरान उनके साथ शामिल 80 सत्याग्रहियों की मूर्तियां हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल दिल्ली में राजघाट पर आपने थोड़ी देर पहले देखा बापू को नमन करते हुए, और आज ही वो इसके बाद वो गुजरात जाएंगे, गुजरात दौरे पर, जहां पर सूरत में दांडी और
का दौरा करेंगे, जहां पर वो सूरत हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन के विस्तार परियोजना और एक अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। साथ ही न्यू इंडिया यूथ कॉन्क्लेव में युवाओं के साथ बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा सूरत के बाद वो पीएम मोदी डांडी भी जाएंगे। पीएम मोदी यहां बापू की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस स्मारक में महात्मा गांधी और ऐतिहासिक डांडी नमक यात्रा के दौरान उनके साथ शामिल 80 सत्याग्रहियों की मूर्तियां हैं। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये सर्वदलीय बैठक आज शाम 5 बजे होगी। वहीं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी 31 जनवरी को उच्च सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। ये बैठक दोनों सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने में सभी राजनीतिक दलों के सहयोग के लिए बुलाई गई है। ये बजट सत्र आगामी लोकसभा चुनाव 2019 से पहले केंद्र सरकार का अंतिम संसद सत्र होगा। अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, जबकि सत्र 13 फरवरी तक चलेगा। इस सत्र को काफी अहम माना जा रहा है। मौजूदा सरकार इसमें अंतरिम बजट पारित करने के साथ साथ कई अहम विधेयक पारित कराने की कोशिश करेगी। और अब बात करते हैं स्वाइन फ्लू की। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से मरने वालों का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। तेज सर्दी के चलते स्वाइन फ्लू का असर और बढ़ता ही जा रहा है। स्वाइन फ्लू से अब तक प्रदेश में 76 मौतें हो चुकी हैं। प्रदेश भर में स्वाइन फ्लू के 1976 पॉजिटिव केस अब तक सामने भी आ चुके हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 782 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि जोधपुर में सबसे ज्यादा 23 मौतें स्वाइन फ्लू से हुई हैं। वहीं जोधपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो यहां पर 5-5 पॉजिटिव केस के नए मामले सामने आए हैं। वहीं स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा विभाग के अधिकारियों के साथ पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर हैं और जहां भी कमियां सामने आ रही हैं उसे तत्काल दूर करने के निर्देश दे रहे हैं। तो जन्म के 6 घंटों बाद ही अभागी मां ने उसे मारने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन डॉक्टरों ने न सिर्फ उसे जिंदगी दी बल्कि पूरा प्यार और दुलार भी। तभी तो जब बिछड़ने का वक्त आया तो सभी की आंखें नम हो गईं। इस नन्ही सी जान को इसकी अभागी माँ का प्यार भले ही नहीं मिल पाया, लेकिन ये झुंझुनू के बीडी के अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों की आंखों का तारा जरूर बन गई। हालांकि पिछले 36 दिनों से अस्पताल की आत्मा बनी इस नन्ही सी जान की विदाई का वक्त आया तो सभी की आंखें बरबस ही भर आई। इस मासूम को अब बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया। ऐसे में अस्पताल कर्मियों से बिछड़ने का एहसास मानो बच्ची को भी हो गया और रोने लगी। दरअसल 22 दिसंबर की सर्द रात को छोड़ीवारा बालाजी मंदिर के बाहर कोई अभागन 6 घंटे की मासूम को मरने के लिए छोड़ाई थी, लेकिन पिछले 36 दिनों के दौरान बीडी के अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों ने अथक परिश्रम कर न सिर्फ इस मासूम की जान बचाई बल्कि अपने बच्चों की तरह देखभाल की और प्यार दिया। नीली पड़ी हुई थी, सांस लेने में काफी दिक्कत थी बच्ची को। जांच करने पे उसके रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा काफी गिरी हुई थी और इस दौरान बच्ची को एसएनसीयू की जो टीम ने बिल्कुल इंटेंसिव जो मैनेजमेंट है इमरजेंसी के एक प्रायोरिटी पे लेते हुए पूरी डेडिकेशन के साथ पूरी टीम ने जुट करके इस बच्ची का बेहतर से बेहतर उपचार और इंटेंसिव केयर दे करके इलाज किया गया। फिलहाल उसे बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है। विदाई के वक्त अस्पताल के सभी डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने हमेशा खुश रहने की दुआएं दी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज की रिपोर्ट। जयपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 लाने के लिए नगर निगम की ओर से किस तरह कोशिश की गई, देखिए रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में स्वच्छता का क्या हाल है,
इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। ये है राजधानी को स्वच्छता में नंबर 1 लाने की कोशिश। पहले मेयर के चुनाव के दौरान स्वच्छता को लेकर जमकर अनदेखी की गई और मेयर बनने के बाद विष्णु लाटा पार्षदों और अधिकारियों को स्वच्छता को लेकर निर्देश देते रहे। इस दौरान मेयर साहब को इस बात का पता तक नहीं चला कि स्वच्छता सर्वेक्षण टीम दौरा कर चली गई है। हमने इसके लिए अलग से एक सेक्शन बना रखा है। हर जो सब्जेक्ट है, इसका जो हर पोर्टफोलियो है, इसका जो मार्किंग का जो सिस्टम है, पूरा सिलेबस है, सिलेबस के नाते हमने अलग अलग टीम बना के पूरे साल हमने मेहनत की है। सर्वेक्षण की टीम 20 तारीख को यहाँ आ चुकी थी और 24 तारीख को यहाँ से वो जा चुकी है। तो देखने में आ रहा है कि हमारे जो वर्तमान मेयर है ये अब भी इस सर्वेक्षण टीम की रोज मीटिंग ले रहे हैं, रोज मीटिंग बना रहे हैं कि आज शायद इनको ये पता नहीं कि टीम वो जा चुकी है। नगर निगम में खींचतान जारी है। इसको लेकर डिप्टी मेयर का आरोप है कि मेयर साहब स्वागत सत्कार में ही बिजी रहे। जयपुर शहर में जो व्यवस्था हमने कायम की है उस व्यवस्था को कायम रखें और उसमें और अधिक अच्छा कर सके तो अच्छी बात है, वरना जो व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ कायम की थी उस व्यवस्था को बना के भी रखें तो जयपुर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। जयपुर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, सफाई के लिए अच्छा होगा, लोगों की सुविधा के लिए अच्छा होगा। तो निश्चित रूप से अब आप मेयर बन चुके हैं तो आपको ये सोचना भी होगा कि हमको काम करने की नीति हमारी क्या होनी चाहिए, काम करने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए। सभी को साथ लेकर चले। कुछ पार्षदों को हम साथ लेकर चल रहे हैं, हम घूम रहे हैं, अपने स्वागत और सत्कार में हम बिजी हैं। तो जयपुर के प्रति भी आपको अपना दायित्व निभाना होगा। हालत ये है कि निगम कार्यालय में पहुंचकर ना तो पार्षद कामकाज संभाल रहे हैं और ना ही मेयर साहब शहर की स्वच्छता पर ध्यान दे पा रहे हैं, जबकि इस दौरान सर्वेक्षण की टीम दौरा कर रिपोर्ट भी बना चुकी है। ऐसे में इस बार भी स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर को नंबर 1 लाने का शहर के बाशिंदों का सपना कैसे साकार हो पाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सतवीर सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। तो बात राजधानी जयपुर में आज से नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप शुरू हो रही, जिसके लिए 22 राज्यों की टीम जयपुर पहुंची है। लेकिन बदहाली का आलम ऐसा है कि कड़ाके की ठंड में भविष्य के चैंपियन गोदाम जैसे कमरों में रहने को मजबूर हैं, जहां गद्दे इतने पतले हैं कि जयपुर के न्यूनतम तापमान 6 डिग्री में किसी की भी सेहत बिगड़ने के लिए पर्याप्त है। देश के 22 राज्यों में राजस्थान की छवि धूमिल करता ये मंजर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम का है, जहां एक ही कमरे में खिलाड़ियों को ठूस ठूस कर भरा गया है। सर्दी में कमरों में सीलन है, बाथरूम कमरों में से काफी दूरी पर है। रात की ठंड में खिलाड़ियों का वहां तक पहुंचना मुश्किल है। और देखिए, ओढ़ने बिछाने की इंतजाम यहां के खेल विभाग की पोल खोलने के लिए काफी है। चेक करें, सारी सबको सुविधाएं अच्छी तरह दी गई है, उनको अच्छी तरह क्विल्ट वगैरह अवेलेबल करवाई गई है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। और थोड़ी सी 19-20 की स्थितियां ऐसी होती है कि जो केरला से यहाँ आएगा तो उसको तो ठंड लगेगी सर। आप और नेचर चल रहा है उसमें हम कुछ वेलोड्रम के नीचे जो कॉटेज बने हुए हैं वहाँ पर थोड़ी अव्यवस्थाएं ज़्यादा हैं। कहाँ पे? बहुत पतले पतले गद्दे हैं और उसी में साइकिलिंग है, साइकिल रखी हुई है, उसी में उनका सामान है, नीचे सब लोग सोए हुए हैं। जो गद्दे अवेलेबल है सर वो टेंट के पास से लिए गए हैं और टेंट के पास से जो गद्दे होते हैं वो एक स्टैंडर्ड साइज पे हैं, उनमें हम और आप कुछ फिक्सेशन कर नहीं सकते, घर से तो अब नया बनवा नहीं सकते अपन। जो है वो अवेलेबल करवाए गए हैं और जिनको ज़रूरत है उनको एक्स्ट्रा भी अवेलेबल करवाया गया, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बाकायदा अभी भी हमारे पास क्विल्ट अवेलेबल है, जो भी एक्स्ट्रा मांगता है हम उसको एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हैं, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नजर गाड़ियों से हमारी बात थी, उनके कहने का मदर स्टेट में जाते हैं तो व्यवस्था अच्छी होती है। सर करीब करीब हमने व्यवस्था सबकी अच्छी करी है। अब देखे 19-20 वाली बातें तो हर बच्चा कह सकता है। नेशनल साइकिल चैंपियनशिप ये नाम दिया गया है उस गेम को जो साइकिलों के साथ यहाँ पर शुरू होगा। हम हैं अभी एसएमएस स्टेडियम में, लेकिन उन चैंपियंस को कहाँ रखा गया है वो हालात में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा रूम है जिसमें एक टीम आकर ठहरी है, तमिलनाडु से है, तमिलनाडु से टीम आई हुई है। आप देख सकते हैं कितना छोटा सा रूम और उनके रुकने की व्यवस्था आप देख सकते हैं। ये पतला सा एक छोटा सा गद्दा है जो यहाँ पर बिछाया गया है, उसी कमरे में साइकिल रखी गई हैं। मुश्किल से ये 10 बाई 8 का भी कमरा नहीं है जिसमें लोग यहाँ पर आकर रुके हैं। वो लोग जिनको चैंपियन बनना है, ऐसे तमाम कमरे हैं जिनमें अलग अलग स्टेट्स की टीम आकर रुकी हैं। ये मुश्किल से एक ब्लान ऊपर मेरे से होगा, छत का जो आप देख सकते हैं मुश्किल से एक ब्लान होगा और नीचे
कितना छोटा, और ओढ़ने बिछाने की कोई व्यवस्था नहीं, उसी में साइकिल, उसी में सामान, उसी में लोग। ये बेसिकली ये छत के नीचे का एक गोदाम टाइप एक हिस्सा है जिसमें खिलाड़ियों को रोका गया है। इनसे हम बात कर सकते हैं। खिलाड़ी हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं आसाम से। अच्छा, आसाम से। कितने लोग रुके हैं इस रूम में? यहाँ पे 10-11 लोग। 10 लोग रुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें बाकी जैसे सीनियर नेशनल वगैरह खेलने जाते हैं अच्छा अरेंजमेंट मिलता है। हाँ। यहाँ पे जैसे मैं ट्रायथलीट हूँ तो वहाँ पे खेलने आते हैं अच्छा अरेंजमेंट मिलता है। तो यहाँ मैनेजमेंट ठीक नहीं लग रहा आपको? यहाँ पे वहाँ मतलब थोड़ा ठीक नहीं है, जितना होना चाहिए एडिक्वेट नहीं है। आपको मैं फिर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पतले पतले गद्दे बिछा दिए गए। आप गद्दे की जो है मोटाई देख सकते हैं। जयपुर में जब पारा न्यूनतम 6 डिग्री तक जा रहा है, पूरे प्रदेश शीतलहर की चपेट में है, तब खिलाड़ियों को इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। नीचे हैं, बेड नहीं लगाए गए हैं, बिल्कुल कचरे की तरह भर दिया गया है, गोदाम को पूरा भर दिया गया है। आप आसाम से आए हैं, कैसी व्यवस्थाएं दिख रही हैं यहाँ पे? थोड़ा ठीक नहीं है, तो अच्छा होने से ठीक था, लेकिन इस बार बहुत खराब था थोड़ा सा। नेशनल चैंपियनशिप में आप शामिल होंगे? हाँ, मैं नेशनल चैंपियनशिप में। आपको लगता है नेशनल चैंपियंस के लिए इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? नहीं, थोड़ा सा ठीक होना चाहिए था, इससे थोड़ा खराब था, इससे मैसेज ठीक नहीं जाएगा। हाँ, तो आप समझ सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।